हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों आप ये सोच के मत पढ़ना कि आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब ये तो सोच ही लेना, लेकिन साथ ही साथ में ये सोच के चलना ये 11th 12th में एज इट इज आता है। लाइक 11th और 12th जब आप पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है मोल कॉन्सेप्ट उस टाइम तक के लिए, ठीक है। तो उसको एकदम जी जान लगा के पढ़ देना जो आप जिंदगी भर ना भूलो, ठीक है। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफ़ी चीज़ें आपकी फिलहाल, अगर हम अपने कोरोना वाले चीज़ की बात करें तो रिड्यूस हो चुकी है, एवोगाड्रोस लॉ वगैरह नहीं है आपके में, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं तो उसके बारे में जानते हैं। आज का बेसिकली इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा जिसमें आप नॉर्मल चीज़ें जानोगे जो आप 9th में पढ़ के आए हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ गैस इक्वेशन, गैस लॉ क्या होता है, ये सब। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, चलो इन तीनों को बनाते हैं पहले। तो ये है हमारी गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड वाला डिब्बा बड़ा बन गया है ना, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, एकदम पास सॉलिड एकदम पास पार्टिकल होता है, रिजिड होते हैं ना, शेप को आप तुरंत तोड़ नहीं सकते, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। और लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, तो कह सकते हैं बात। तो क्या हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, है ना, लीस्ट होगा, सबसे कम। सॉलिड में मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगी। अगर हम स्पेस की बात करें तो इसमें मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, और यहां पे अगर लिक्विड की बात करें स्पेस में तो मोर देन गैसेस, या तो बोल लो लेस देन सॉलिड्स, मोर देन गैसेस, लेस देन सॉलिड्स, राइट। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये कम होगा, मिनिमम कम होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें क्यों जान रहे हैं बच्चों? आज जो हम लोग को अपनी बात पढ़नी है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड पढ़नी है, ये वाला गैसेस के बारे में। क्या चैप्टर में गैसेस के बारे में बहुत कुछ दिया रहेगा, तो इसके बारे में आपको समझना है। कुछ प्रॉपर्टी हमने इसकी जान ली, ये सब। फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो एक तरीके से प्रेशर तो देखो सभी लोग लगाएंगे, इन सब में दे ऑल एक्सर्ट्स प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो। ये लोग नीचे को प्रेशर लगा रहे होंगे, ये अपने बाउंड्रीज में प्रेशर लगा रहा होगा, है ना, अपने साइड में जो होगा। ये आराम से ऊपर उड़ सकते हैं, है ना, इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, आराम से मज़े में उड़ेंगे। यहाँ पे पास होंगे तो थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, कम तरीके से जा पाएंगे बाहर। ये रिजिड नहीं होते, गैसेस हमारी रिजिड नहीं होती, है ना, ये हमारे रिजिड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी आती होंगी, आई नो, कुछ नया नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि हमें गैसेस के बारे में आज मेनली पढ़ना है, जानना है। तो गैस लॉस क्या बोलता है भाई? अब देखो नाम से समझो, गैस लॉज, यानी कि गैस से रिलेटेड जो लॉज होंगे वो हमारे गैस लॉज होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है समझो, यहाँ पे लिखा है आपका गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं, विच अ गैस फॉलोज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो लॉज जो एक गैस फॉलो करेगी, समझ रहे, वो रूल्स जो एक गैस लगाएगी, फॉलो करेगी, जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, है ना। जब स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल कब रूल लगाएगी? जब कुछ डिसिप्लिन में चेंज आ जाएगा, है ना, कोई गलत काम करेगा, कोई रूल्स तोड़ देगा। तो बस यही होते हैं गैस लॉस, वो लॉस जो लगेंगे, जो फॉलो होंगे जब कोई भी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, बहुत बड़ा खेल है भाई इन्हीं तीनों का, पूरे में बहुत बड़ा खेल है, इन्हीं तीनों का है केवल। कभी कोई कांस्टेंट, कभी कोई कांस्टेंट, इसी में हमको झेलना है पूरी बात, राइट। तो जब ये तीनों में से कोई भी एक में कोई चेंज आएगा कह लो, तो हम उसमें गैस लॉज लगाते हैं। सो व्हाट आर गैस लॉज? गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स विच अ गैस फॉलोज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंज, किसमें? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है वीडियो आज का, बहुत छोटा सा वीडियो है। टेम्परेचर एसआई यूनिट बच्चों, एसआई यूनिट आप जानते हो ना, जो मेन यूनिट हम लोग यूज करेंगे। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसकी यूनिट होती है केल्विन,
केल्विन, राइट। आप इसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो, लेकिन वो उसकी एसआई यूनिट नहीं होती है ना। आप हमको हमेशा केल्विन में लेते हो। और क्या होता है भाई, डिग्री, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो क्या होता है, या 1 लिख लो, क्या लिख लें, 0 लिख लेते हैं, चलो। तो 273, 0 + 273। अब यहाँ पे 0 का क्या मतलब है, आप ये मत सोचना कि हमेशा 0 + 273, जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतना यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 25 है तो यहाँ पे 25 रख देना, यहाँ पे 25 रख देना, XYZ कुछ भी मान लो, बल्कि यहाँ पे हम X ही लिख देते हैं, राइट। तो आप X नहीं समझोगे इसको आप X बोल सकते हो और इसको आप X बोल सकते हो। 273 में कुल मिला के आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ अब। तो 273 में ऐड करोगे आप डिग्री सेल्सियस को कभी भी, तो आपका केल्विन आएगा, जो कैसे आता है, एडिशन ऑफ 273 से। जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें आपको सिंपल सा 273 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो टेम्परेचर आप समझ गए होगे ना भाई, किसी भी एक गैस में जो उसका टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट केल्विन में रखना है। अब आपको डिग्री में दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन में आपको डिग्री में दिया, आप केल्विन में बदल लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, बच्चों प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ठीक। और ये क्या होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये Hg आपका मरकरी है, या इसी को हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। अभी पता चलेगा, आप जब इन सब के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मैम ने यहाँ पे क्या बताया। चलो, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम को आप लीटर में लोगे, क्यूबिक डेसीमीटर में ले सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में ले सकते हो, और मिलीलीटर में ले सकते हो। रिलेशन क्या होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के, और इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका सिंपल है, लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर याद रखो। लीटर और डेसीमीटर की जब बात होगी तो 1 इज इट विजिबल, यस। लीटर और डेसीमीटर की जब बात होगी तो 1 और मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर की बात होगी तो 1000, सिंपल, ठीक। लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर 1 और बाकी हैं तो 1000, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट है, इस तरीके से इनको आप ले लेना। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जब टेम्परेचर, मतलब या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या तो प्रेशर को, दो चीजें होती हैं, या तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और या तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। भाई वॉल्यूम को तो हमें कंपेयर करना है तो वॉल्यूम हम लेंगे नहीं, वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना रहता है, हम वॉल्यूम को लेते नहीं। इन्हीं दोनों से आपके निकलते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। दो लॉ निकलते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ये आपका बॉयल्स लॉ कहलाता है बेसिकली, ये आपका चार्ल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, या फिर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं जल्दी से भाई। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, जल्दी जल्दी से समझा जाए। जब आपका लास्ट है ये, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी समझाते हैं क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो आप लोग। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस। क्या ये पूरी स्लाइड यहीं पे है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ है ना, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट ऑफ अ ड्राई गैस, कुछ गलत लिखा, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, बताते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, is inversely proportional to its pressure, ठीक। क्या लिखा मैंने बच्चों, याद करने का सिंपल सा तरीका है,
बहुत छोटा सा तरीका है, बीटी। बीटी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बीटी उल्टा, बस ये लाइन मेरी याद रखना, बीटी उल्टा। क्या मतलब है मैम इसका? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उल्टा का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इनवर्सली होगा, प्रोपोर्शनल जो होगा वो इनवर्सली होगा। कैसे याद करेंगे हम? बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली होगी। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर इसका हम फॉर्मूला बताएं तो वो कुछ ऐसा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये होगा आपका बॉयल्स लॉ। याद कैसे करेंगे? बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में इनवर्सली का साइन होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बीटी उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। क्या मैं यहीं पे लिख दूं इरेज करके? आगे बढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। सेम इक्वेशन बेटा, सेम चीज आपको लिखनी है, बस थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ पे क्या अलग होगा? प्रेशर कांस्टेंट कर दो भाई, एक बार प्रेशर कांस्टेंट होना है, एक बार टेम्परेचर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम of a given mass of a dry gas is directly proportional to its volume। देखा कितना सिंपल था, एकदम चुटकियों में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया हमने इस बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और जो हमारा वॉल्यूम है गिवन मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के। जस्ट अ सेकेंड, टेम्परेचर, राइट? याद कैसे करेंगे? सीपी सीधा, सीपी सीधा, सीपी सीधा। यहां पे क्या किया? बीटी उल्टा, बीटी उल्टा सीपी सीधा। अगर हम इसके डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यहां पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। याद करने का तरीका, बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीपी सीधा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रहेगी ये बात, बीटी सी उल्टा सीपी सीधा, बस इतनी सी बात याद रखना, बीटी उल्टा सीपी सीधा। क्या मतलब है? बी और टी, जो आप टी ले रहे हो वो कांस्टेंट ले रहे हो, ये याद रखना। जो आप बी के साथ या सी के साथ जो एक टर्म ले रहे हो वो कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हो। बीटी और उल्टा मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई गेस आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको जानना जरूरी है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मिलकर ही गैस इक्वेशन बनाते हैं, राइट? तो यस, इफ यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, हो गया होगा अभी तक। अगर हम बात करें अपनी गैस इक्वेशन की बच्चों, गैस इक्वेशन इसी से मिलके बनती है, इसी को जोड़ दोगे आपकी गैस इक्वेशन बन जाएगी। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को लिखो यहाँ पे पहले तो भाई। बॉयल्स लॉ क्या होता है? हमने बीटी उल्टा, यानी कि वी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के, ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है ना। चार्ल्स लॉ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P, है ना, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगता है, कांस्टेंट आता है, और यहीं पे हो जाता है P1 V1, ये उल्टा यहाँ चला जाता है, अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, और इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। यही होती है हमारी गैस इक्वेशन। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये उधर ले जाओ, इक्वल हटाओ भाई। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है, तो ये हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो हम बोलेंगे V इज इक्वल, या बोलेंगे हम VP इज इक्वल्स टू T के, ये यहाँ आ जाएगा, तो VP अपॉन T इज इक्वल्स टू के। अब V1 P1 अपॉन T1, भाई दो चीजें आपको, दो चीजें दी होंगी, तो V1 P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 अपॉन P2 अपॉन T2। ठीक, या P1 V1 T1 P2 V2 T2, इस तरीके से याद कर लेना, राइट। इसमें अभी तक हम लोगों ने एक चीज जानी थी
कि मोल कॉन्सेप्ट में ये गैस लॉस क्या होते हैं, क्यों होते हैं। फिर हमने कुछ प्रीवियस बात जानी थी जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, यानी कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, राइट। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आज फाइनली हमें अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज गे-लुसाक्स लॉ। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ये गे-लुसाक्स लॉ बता दें, इसमें आपको डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, इसमें एक एक न्यूमेरिकल आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्यों इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, दरअसल पिछली बार की बात करें जब आपका एवोगाड्रो लॉ नहीं हटा था, तब तो इसके न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि तब आपका एवोगाड्रो लॉ से आ जाता था। लेकिन जब आपका सबसे मेन न्यूमेरिकल का टॉपिक हटा है, तो अब बाकी के जितने भी इस चैप्टर में बचे हैं उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज बाकी इसी में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और किसी भी पूरे केमिस्ट्री के हम लोग के चैप्टर में कहीं भी इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गे-लुसाक्स लॉ होता क्या है? तो बच्चों, जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं, कोई भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो वो किस में रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं? व्हेन गैसेस रिएक्ट, तो वो किस में रिएक्ट करेंगी? वो हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी। When gases react, they do so in volumes. This we have already discussed in our previous lecture, यानी कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गैस लॉ क्या होता है। तो जब भी कोई गैस रिएक्ट करती है यार, सिंपली वो रिएक्ट करेगी अपने वॉल्यूम से। इसमें गे-लुसाक्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम में जब वो रिएक्ट करेगी तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना लेगा। नाउ व्हाट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो? सिंपल यानी कि एकदम छोटे तरीके में, होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी, राइट। एंड रेशियो तो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो क्या हम बोल सकते हैं 1:2 इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो? एग्जैक्टली, छोटे छोटे होल नंबर्स के तरीके से टूटेगा, यानी कि 12:89 इस तरीके से, या 13:7, ये सब नहीं, बहुत छोटे छोटे होल नंबर रेशियोज में टूटेगा। 1:2, 2:3 या 1:3, 6 तक आप अप्रॉक्स लेके चलो, उसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो क्या होता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ? वो कहते हैं व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात। नाउ क्या लिखा है यहाँ पे? अब इसी में थोड़ा सा डेफिनेशन को एकदम अंग्रेजी में बदलने की कोशिश की जाएगी और इसी चीज़ को और एक्सपैंड करके लिख देंगे हम लोग। कैसे एक्सपैंड करेंगे? हमको पता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में जो हमने जाना है उसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। कभी बॉयल्स लॉ होता है, कभी चार्ल्स लॉ होता है, कभी किसी को कांस्टेंट और कभी किसी को कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये मैंने आपको भी बात बता दी। आगे क्या बोल रहा है वो? टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट इफ गैसियस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल सी उसी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर देंगे। क्या लिख देंगे कि भाई आपस में होती हैं वो, उनके वॉल्यूम्स इस तरीके से रहते हैं कि प्रोडक्ट में जो गैस होती है हमारी, उसके प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बस यही था हमारा सिंपल सा गे-लुसाक्स लॉ। अब कुछ समझते हैं इसके बारे में कि अभी जो बात बताई उसको लिख कैसे सकते हैं। क्या हम ये बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस से मिलाते हैं या क्लोरीन गैस से चलो मिलाते हैं, तो क्या वो हाइड्रोजन क्लोराइड देता है? क्या ये बन के आता है H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl? ये कैसे आता होगा सोचो। यहाँ पे हमने H2 लिखा और यहाँ पे Cl2 लिखा, लेकिन यहाँ पे नीचे कहीं सबस्क्रिप्ट में 2 नहीं लगा है, ऊपर 2 लगा है, राइट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं H2 का वॉल्यूम 1 है? क्यों मैम, क्यों बोल सकते हैं भाई ये बात? अरे यार, आगे क्या लिखा है उसके? कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना इस बात को भी। जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो इतने इजी लगेंगे ना कि एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो कहोगे कि यार ये आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो चीज़ उसके आगे लगी वो उसका वॉल्यूम डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो हमने बोल दिया भाई यहाँ 1 1 और 2 वॉल्यूम है, सिंपल। ठीक है, आप कोई भी गैस ले लो, कुछ भी ले लो, H2 के साथ O2 मिला दो, 2H2O बन जाएगा। कोई भी चीज़ आप ले लो उसी तरीके से, बस आपको याद रखना है कि उसका आंसर फाइनल जो आएगा वो वॉल्यूम्स के टर्म्स में आएगा। तो अगर हम यहीं पे इसी चीज़ की बात करते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं 1:1:2? इज इट अ सिंपल होल नंबर रेशियो और कॉम्प्लेक्स वन?
इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट। एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना दिया इसने। इज दिस थिंग क्लियर? जब गैसेस रिएक्ट करेंगी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि वो अपने वॉल्यूम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो बना देती हैं, और बस इतनी सी बात यहां पे जाननी है, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। (450 cubic centimeter of carbon monoxide and 200 cubic centimeter of oxygen gas are ignited. Calculate the composition of the resulting mixture. Now, पूरे क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें याद रखना आप लोग मेरी, जिनमें से पहली बात तो ये है, आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए सबके एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, एंड देन कम्स योर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी आएगी, आप फॉर्मूला गलत नहीं बनाओगे, ठीक है। फोर्थ चीज अगर बात करें तो आपको इक्वेशन बनानी हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन हमेशा आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनेगी। और फिफ्थ चीज लास्ट में आपको, फिफ्थ चीज क्वेश्चन में समझाएंगे क्या होता है। फिलहाल तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके फॉर्मूला जानना है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बात करें, क्या लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बैठ के सोचना नहीं है मुंह लटका के कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। यू हैव टू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन यानी कि CO इसका फॉर्मूला होगा। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज योर CO2। नेक्स्ट 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O। क्या ये O लिखा जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये हम O लिख देंगे ऑक्सीजन? कभी नहीं। ऑक्सीजन हमेशा एक गैस में प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। हम लोग H और O हमेशा H2 या O2 से ही शो करते हैं, तो O2। कॉम्पोजिशन क्या बन रहा होगा? नाउ इक्वेशन क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड बना रहा है कोई कॉम्पोजिशन, तो CO प्लस O2, तो हमें CO2 ही बनेगा भाई। CO प्लस O2 CO2 बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 लगाओ और यहाँ पे 2 लगा दो, 2 कार्बन 4। तो यानी कि सबसे पहले जो हमने स्टेप किया, स्टेप 1 में हमने समझा फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमने समझा कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। स्टेप 3 में हमने उसको बैलेंस किया। स्टेप 4 में हम उसके वॉल्यूम्स को लिखेंगे, एंड देन स्टेप 5 में हम लोग आंसर निकाल लेंगे यार, और क्या, ठीक है। नाउ क्या इसके वॉल्यूम लिखे जाएं? यस मैम, बिल्कुल लिखा जाए। 2CO, क्या इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है? आगे 2 लगाए, आगे वाली वैल्यू ही हमको वॉल्यूम बताती है। O2 में कुछ नहीं है तो हम 1 वॉल्यूम बोल देंगे, और 2CO2 को 2 वॉल्यूम बोल देंगे। तो ये सब चीज़ें, ये 4 स्टेप तो सबसे मेन है जो एक क्वेश्चन को समझने में आपको आने चाहिए। क्वेश्चन को पहले तो आप समझोगे इस तरीके से कि ये सब चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आप जब सॉल्व करोगे इसको, तो आप सारी चीज़ें लिखो। फॉर एग्जाम्पल 2CO प्लस O2 वॉज गिविंग 2CO2, ये दे रहा था हमको। हमने बोला ये मैम 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, एंड ये 2 वॉल्यूम है। एग्जैक्टली। नाउ कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी। कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज 450, ऑक्सीजन इज 200, एंड ये हमको पता नहीं है। अब बहुत ध्यान से बात समझना है, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि बताओ कौन सी गैस वेस्ट हो गई या कौन सी गैस बच गई लास्ट में, तो उसको भी जानना है। यहाँ पे कैसे जानेंगे? यहाँ पे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे 450 लगा हुआ है। ये ईजिएस्ट तरीका। यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड, यू कैन ऑल्सो यूज यूनिटरी मेथड। अभी मैं दोनों मेथड से आपको कर दूंगी, करके दिखा दूंगी ताकि प्रॉब्लम ना है। दोनों मेथड से वी विल डिस्कस। ओके, नाउ 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड देन 2 वॉल्यूम। क्या हम ये चीज कह सकते हैं यहाँ पे, एक जब ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है तो वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर बना रहा है, ठीक है। एक ऑक्सीजन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर बना रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 200। बस एक का आपको लिखना है, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। 1 × 200, अब 200 को हर एक के वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे 2 लगा है तो 2 × 200,
वहाँ पे आगे 2 लगा है तो 2 × 200, बस इतना सा करना था। ठीक है, एक बार फिर से यूनिटरी मेथड से चलो डिस्कस कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि एक ऑक्सीजन 200 दे रहा है, एक ऑक्सीजन 200 दे रहा है, तो दो कितने देंगे? 400। या फिर बोलो एक ऑक्सीजन एक वॉल्यूम जब है तो ये 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, राइट? तो दो कितने देंगे? 2 × 200, 400। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? बस एक को उठाओ। अच्छा, अब आप सोचोगे कि अरे मैम आप तो बहुत स्मार्ट वाला काम कर रही हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते थे? क्या हम ये नहीं कर सकते थे? यहाँ पे 450 लिखा था, यहाँ पे 200 लिखा था, हम इसको 2 × 225 कर दें, तो ये 400, फिर हम सबको 225 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो करके देख लो यार, 225 × 1 और यहाँ पे 225 × 2। हम लोगों ने ये क्यों नहीं किया? सोचो यार, ऑक्सीजन 200 बोल रहा है, 200 तो है हमारे पास, और आप बोल रहे हो कि इसको 225 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये इक्वेशन सही बनेगी? है ही 200 तो 225 लाएंगे कहाँ से? तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो चेक कर लेना कि कौन सी वाले से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सही होगा हमेशा। ठीक है, एंड हेंस हम इसमें किसको कंसिडर करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया तो 2 × 200, एंड जब ऑक्सीजन लिया तो ये भी 1 × 200, एंड देन ये इक्वल हो जाएगा हमारा CO2, यानी कि 2 × 200। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कॉम्पोजिशन क्या बना, तो भाई सीधी सी बात है, CO2 हमारा 400 दिख रहा है हमको, तो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई पूछे कौन सी गैस बच गई, तो यहाँ पे 445 थी टोटल, 450 थी सॉरी, यहाँ पे टोटल हमारे पास 450 थी और हमने केवल 400 ली। ऐसा तो कर सकते हैं ना, 450 है 400 ले लो, भाई हम आपको 10 रुपए दें, हम कहें जाओ जाके 5 रुपए का सामान लेके आओ, तो ला सकते हो। लेकिन अगर हम 10 रुपए दे के बोले 15 रुपए का सामान लाओ, तो वो उधारी वाला काम तो यहाँ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी चीज़ कम हो जाएगी, तो हम ये वाला मेथड अपनाएंगे कि 10 दिया तो 5 का सामान तो आ सकता है, यानी कि 200 तो हमने यूज कर ली और बच गई हमारी अनयूज्ड। इसको इस तरीके से लिखते हैं, अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बची कितनी? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इज दिस थिंग क्लियर? ये चीज समझ में आई ना? अनयूज्ड कैसे निकाला? टोटल जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमने यूज कर ली। ठीक है, चलो कोई और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया वाला, बड़ा वाला थोड़ा सा, ये तो थोड़ा इजी था। बस स्टेप्स को फोकस करते हुए चलना, क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता उसके बाद। So our next question is, one volume of nitrogen combines with, okay, so let me write the whole question. One volume of nitrogen, अब nitrogen cannot be written as N, कैसे लिखेंगे? N2. Nitrogen is a gas and it is always present in a molecule form, तो N2 होगा। Nitrogen gas combines with one volume, combines with one volume of oxygen gas, one volume of oxygen, so it will be O2 gas. Now to form two volumes of nitric oxide, to form two volumes of nitric oxide, calculate the amount of each reactant required. Calculate, या फिर सीधी सी बात है भाई, जो बनेगा उसको रिक्वायर, जो भी बन रही है चीज़ उसका आपको वॉल्यूम बताना है। ऑल्सो ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड 250 ml है, तो बताओ कितनी N2 लगेगी, कितनी O2 लगेगी, ये क्वेश्चन है बेसिकली। चलो करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? N2 प्लस O2 जब मिल रहा है तो वो NO बना रहा है। डोंट राइट इट एज NO2, गलत हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसने नहीं बोला, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स यहाँ पे बोल रहा है वो। अगर ये 2 तो आई गेस ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है। तो पहला स्टेप हमने अपने फॉर्मूला देखे सारे, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया? इक्वेशन बनाई, थर्ड स्टेप हमने उसको बैलेंस कर दिया। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर 3 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप सबके वॉल्यूम लिखना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो ये हमारे वॉल्यूम्स हो गए।
अब देखो उसने ये चीज बोल दिया, अब आपको ये नहीं करना है यहाँ पे 1 इंटू 2 2 इंटू 1, क्यों नहीं करना है? उसने देखो साफ बोला 250 ml ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या करें कि 250 आ जाए। समझ रहे हो अब आप क्वेश्चन? 2 इंटू क्या करें कि 250 आ जाए, तो 1 2 2 ज़ा 4 5, 125 इंटू 2 इज योर 250, राइट। तो 125 से यहां मल्टीप्लाई क्या हम सब में कर दें? सिंपल आंसर सीधा आ गया। N2 आपकी जो चाहिए वो है 125 ml, O2 जो चाहिए वो है 125, दोनों ही 125 चाहिए होंगी। देखो इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा। ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट सो टफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये भी ईजी था। क्या बोला इसने? उसने सीधा सीधा अब ये दे दिया आपको और बोला इन दोनों को निकालो, राइट। लाइक उसने बोल दिया प्रोडक्ट तो ये है, आप रिएक्टेंट्स बता दो, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट रखना है, रिएक्टेंट्स रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे धक धक, क्वेश्चन नंबर 3। So the question says 3000 cubic centimeter of oxygen was burnt with, burn कर रहा है किसके साथ? 600 cubic centimeter of ethane. Now what is ethane? Meth and then eth, C2H5. Ethane, C2H6, sorry, C2H6. Calculate the volume of unused oxygen. ठीक है, तो यानी कि इथेन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या, अच्छा ये चीज तो याद कर लो, होता ना, यहाँ लिख दें, रट लो, इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी मिथेन, इथेन, इस टाइप की चीजें ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमेशा हमेशा। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब में यही चीज होगी, ठीक है। तो ये देगा आपको CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर देगा। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 चाहिए हमको, ऑल्सो यहाँ पे हमेशा 2 लग जाएगा, क्योंकि अच्छा बैलेंसिंग आती है ना भाई, पहले ऑड को इवन कर लेना सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन इज 6, तो वहाँ पे 3 लगेगा। अभी सोचो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो क्या ये सही होगी इक्वेशन? ये अभी भी ऑड रहेगा, हम 3 नहीं लगा सकते, तो भाई हमको 3 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा। तो क्या 4 लगा दें? 4 लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन को 6 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 ही नहीं आएगा। 5 लगा के देखो, ऑड हो जाएगा। 6 लगा के देखो, गलत हो जाएगा। 7 लगाओ भाई, 7 अगर हम, सॉरी 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 2 लगा के H बैलेंस कर लिया हमने, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन तो आखिरी का खेल होता है, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 लग जाएगा। सिंपली इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में फॉर्मूला देखा अपना, स्टेप 2 में इक्वेशन देखी, स्टेप 3 में बैलेंस किया और स्टेप 4 में वॉल्यूम लिखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अलग है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पे हमने देखा 2 वॉल्यूम है मैम, यहाँ पे 5 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम एंड देन 6 वॉल्यूम, ठीक। वाटर से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। तो उसने बोला अनयूज्ड ऑक्सीजन निकालो पहले, तो तुम तो कैसे निकालेंगे यार, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमको कुछ तो गिवन था कि ये 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दिस इज 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 600 दिया हुआ है हमें मिथेन, 600, तो हम यही इसी को पकड़ लेते हैं। तो 2 इंटू 300, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 300, यहाँ पे 2 इंटू 300 एंड 6 इंटू 300। इससे हमें फिलहाल कोई मतलब है नहीं अभी, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो क्या बचा भाई, ये तो हमारा आ गया, ये तो हमने बैलेंस ही था। इसमें देखो 5 3 ज़ा 1500 ऑक्सीजन हमने यूज करी, तो यानी कि हमारी वेस्ट कितनी हो गई, 1500 O2 इज अनयूज्ड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, तो 600 बनेगी आपकी, ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आई ना अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस एक को पकड़ लो जो बोल दे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करो। वही क्वेश्चन कि मैम ऑक्सीजन क्यों नहीं किया, अगर आप पे अभी भी ये दिमाग में आ रहा है तो फिर से सुन लो। अगर हम बोले इसको क्यों नहीं हमने पहले कर दिया,
तो वो इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आप फिर इस पे जाओगे तो ये इतनी होगी ही नहीं हमारे पास। तो हमको सिंपली क्या करना है, पहले तो देखना है किसमें से हम ले लें चीज़ को। अभी तो यहाँ पे बोल दिया अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो आपको सोचना भी नहीं था, कुछ तो ऑक्सीजन बची ही होगी, तो उसको ले नहीं सकते थे। इफ़ इन केस वो अनयूज्ड नहीं मेंशन कर रहा है तो आपको ये चीज़ खुद चेक करनी है कि क्या रखने पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो यस, इट्स आंसर विल बी 1500 ऑक्सीजन इज अनयूज्ड, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन चलो होमवर्क दे देते हैं जल्दी से, आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना ना। So the question is 200 cubic centimeter of 200 cubic centimeter of carbon monoxide is mixed. 200 cubic centimeter of carbon monoxide is mixed with 200 cubic centimeter of oxygen. ठीक है. What other gas if any, calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2 formed. Also one more thing, what other gas, if any, may also be present. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पहले एक सिंपल सी चीज पड़ी वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अब वो बोल रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका सिंपल इक्वेशन होगी CO + O2 गिव्स आउट CO2. इसको बैलेंस कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है. उसने बोला है कि बताओ पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रही होगी, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, कोई ना कोई गैस अगर बच रही है, इफ एनी, अगर कोई गैस बच रही है तो आप उसको भी बता दो कि कितनी बच रही है. कैसे निकालोगे, आपको अभी तक आ चुका होगा, इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज करिए. वेपर डेंसिटी, दिस कॉन्सेप्ट इज स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट. जितना छोटा है ना उससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है पहले ही बता देते हैं भाई. ये जो आपका वेपर डेंसिटी है, ये एज इट इज़ कभी बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपसे बोल दे वेपर डेंसिटी एक्सप्लेन करो बोर्ड में, बहुत रेयर चांसेस हैं. लेकिन 100% चांसेस हैं कि जब आपके किसी भी स्टोक्योमेट्री जो भी आप प्रोनाउंशिएट कर लो, मोल कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर टॉपिक है, तो जब आप मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री, तो जो स्टोक्योमेट्री टर्म आता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे, वेपर डेंसिटी कई बार बोला जाता है, कई बार गिवन होता है, कई बार निकालने को दिया जाता है. मतलब कि अगर हम इसको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, डेफिनेशन के तौर पे या कॉन्सेप्चुअल चीज़ के तौर पे या आप बोलो थ्योरेटिकल की बात करें तो थोड़ा सा कम इसका महत्व है, कम इसको बोला जाता है. आई कैन टोटली अग्री विद दिस, ठीक है. लेकिन जानना क्यों जरूरी, बिकॉज ऑफ आर न्यूमेरिकल्स पोर्शन. ओके, नाउ ये वेपर डेंसिटी होता क्या है. वेपर और डेंसिटी यानी कि वेपर से रिलेटेड डेंसिटी होगी, यानी कि गैस की बात हो रही होगी. क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो हमारे भाई वेपर्स होते हैं, ये गैस ही तो होते हैं, गैस के फॉर्म में ही तो होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में तो होते नहीं है वेपर्स यानी कि भाप, तो वो गैस के ही फॉर्म में होती है. तो बच्चों गैस की डेंसिटी इज नोन एज वेपर डेंसिटी. नाउ अब ये गैस की डेंसिटी मैम क्या मतलब है बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो ये क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to the density of the hydrogen gas. Vapor density is a density of any gas. किसी भी गैस की density with respect to the hydrogen gas. Are you getting my point? Vapor density अगर हम बोलें क्या होता है तो आप बोलोगे मैम किसी भी गैस की density of any gas, जिसकी भी आपको निकालनी हो, density of a gas divided by density of H2 gas विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस. उस गैस की क्या डेंसिटी है, इसी को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी. ओके, सो व्हाट इज इट रिटन हियर, what is written over here, vapor density is a density of any gas. किसी भी गैस, जो गैस आपको दी हो भाई CO2 या कोई भी गैस आपको दे दी जाए, उस गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज योर H2 गैस.
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इक्वल होती है वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का सर्टेन वेट, जो जितना भी वेट हो उसका, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बोल लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस यू हैव टू लर्न एंड कीप इन माइंड फॉर एवर। ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी। क्या है मैम ये चीज़ बच्चों ये है कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है आपके हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट आप बोल सकते हो। दिस मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर वेट। कैन आई यूज अ न्यू कलर? आई गेस you can say that this is a molar weight. Now what is this molar और molecular weight? बच्चों फाइनल जो वेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी गैस, जैसे कि CO2 इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एटॉमिक वेट और प्लस ऑक्सीजन का जितना हो, यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक वेट की जब बात करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ मानते हैं भाई, उन एक्सेप्शंस को अभी ध्यान मत दो, अभी इनमें से कोई भी एक्सेप्शन में नहीं है। तो कार्बन का वेट होता है मैम, एटॉमिक नंबर 6 होती है, इंटू 2 12, तो क्या हम बोल सकते हैं कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है? हाँ मैम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इंटू 2 करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, यानी कि 16 होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। पर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 और प्लस 12, तो हम बोल सकते हैं CO2 का टोटल जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 44। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। क्या होता है ये? टोटल जो सम होता है दोनों के या तीनों के या जितनी भी एलिमेंट्स हैं उस चीज़ में, उसके एटॉमिक वेट बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसका सम, टोटल एटॉमिक हर एक का वेट ऐड कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी के, या फिर बोल लो जो वेपर डेंसिटी होती है वो हाफ होती है मॉलिक्यूलर वेट के। एंड दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, एकदम दिल से इसको बहुत अच्छे से दिमाग बैठा लेना। हर क्वेश्चंस में अभी आप जितने भी चीज़ें पढ़ोगे सब में आपकी ये चीज़ काम आएगी। उसमें आपको हमेशा के लिए ये बात याद रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ऐसे आंखें बंद करो और ऐसे ही याद करो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। A gas cylinder can hold 1 kilogram of hydrogen at room temperature and pressure। भाई STP में तो लेते ही ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन होल्ड अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैम हमको दिख गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की कुछ बात हो रही है, तो यानी कि जो एनी गैस अभी हम लोग ले रहे थे यहाँ पे वो CO2 है, राइट? CO2 है, तो क्या हम CO2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, जो कि अभी हमने निकाल ही लिया। खैर मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करेंगे तो हमने अभी निकाला, ये 44 के इक्वल है ना, विच इज इक्वल टू 44, राइट? क्या हमें फॉर्मूला पता है कि वेपर डेंसिटी, या फिर क्या हमें फॉर्मूला पता है कि हमारी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के? यस मैम हमको पता है ये फॉर्मूला। तो क्या हम यहाँ से बच्चों ये बात बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर वेट आया 44 इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी? तो क्या हम यहाँ से वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे तो 22 आएगा, बोल सकते हैं कि 22 आ रही है हमारी वेपर डेंसिटी? बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी 22 आ रही है? बिल्कुल बोल सकते हैं, यही तो फॉर्मूला लगाया हमने, यही तो फॉर्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता था, हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, आप निकाल सकते हो। कई बार आपको गिवन रहेगा कि कार्बन का 12 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप खुद से कर लेना कि O2 CO2 में 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 और कार्बन का जो हो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गिवन भी रह सकता है और आपको निकालने को भी बोल सकता है वो। ठीक है, तो क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि वेपर डेंसिटी हमारी आ गई? अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस होता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वेट ही तो निकालना है एट अ गैस, दिस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम ऑफ एनी गैस का वेट लिया था ना, ये निकालना है हमको। बात समझ में आ रही? ये निकालना है। वेपर डेंसिटी आ गई? यस मैम आ गई। नीचे वेट ऑफ इक्वल H2, हाँ मैम वो तो गिवन है 1 किलोग्राम। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे कि वेपर डेंसिटी हमारी इक्वल होगी जितना भी वेट होगा, वेट ऑफ एनी गैस यानी कि यहाँ पे CO2 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2 गैस। इज इट क्लियर? यस मैम इट इज क्लियर, राइट। तो हम यहाँ से ये बात सिंपली बोलेंगे, कैन आई इरेज दिस बिकॉज देयर इज नो मच स्पेस, सो दैट आई शुड इरेज दिस आई गेस। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो हमारी वेपर डेंसिटी है ये इक्वल होती है वेट ऑफ CO2 यानी कि एनी गैस डिवाइडेड बाय, ये एनी गैस याद रखना, ये मत सोचना हर बार CO2 का रख दिया जाएगा, जो भी गिवन हो, वेट ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि वेपर डेंसिटी हमारी 22 थी और एनी गैस तो यार हमको x मान लेते हैं चलो, या सिंपली आप CO2 बोल सकते हो, CO2 का वेट W ऑफ CO2, जस्ट अ सेकेंड, होल डिवाइडेड बाय H2 का तो बेटा 1 दिया हुआ है हमको, 1 किलोग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ था 1 किलोग्राम ऑफ H2 गैस। तो देखो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेट ऑफ CO2 is equals to 22 ग्राम। एंड दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन था देखो, ठीक। वेपर डेंसिटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बच्चों आपके में एवोगाड्रो लॉ हट गया है, राइट। अभी ये जो आपका कोविड वाला सीन है तो एवोगाड्रो लॉ हट गया है, तो आपको वेपर डेंसिटी मैक्सिमम टाइम्स आएगा जब आपको वो मॉलिक्यूलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल वेट वाली बात आएगी, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट में स्टोक्यूमेट्री का पोर्शन है। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्यूमेट्री इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ए पार्ट जो मोल कॉन्सेप्ट पूरा है, जिसमें आपका गेलो-सैक्स लॉ, गैस इक्वेशंस एंड एवोगाड्रो लॉ आता है, एंड इसमें आपका आएगा स्टोक्यूमेट्री, जिसमें आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह आएगा। सो यस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? किसी भी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसके होल कंपाउंड का मास इनटू 100। ओके, समझते हैं क्या बताया। फॉर एग्जांपल आई सेड H2O में कितने H हैं, कितना मास परसेंटेज ऑफ H है, हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे भाई, जितना हाइड्रोजन का मास होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जितना टोटल H2O का मास होगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है। और इनटू परसेंटेज है तो भाई 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोल रहा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का वेट से जो परसेंटेज होता है इन द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड के साथ, वही होता है हमारा सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला? वेट ऑफ द एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। वही जो बात बताई, अगर H2O की बात हो रही है तो भाई H का मास कितना है या वेट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल H2O का जो वेट होगा इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल चीज लिखी हुई है, वेट ऑफ द एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट यानी कि टोटल। अभी अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो चलो अच्छा यहाँ पे एक बार बता भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हम बोले इसका क्या मास है, पूरे कंपाउंड का कितना मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 1, और 1 और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 इज 2, यानी कि आप बोल सकते हो आपने किया है 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। याद रखना बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एटॉमिक मास बोल लो या वेट मिलता है, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, मॉलिक्यूलर मास बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमको मिलता है जब हम इंटू 2 कराते हैं एटॉमिक नंबर से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। सो इनटू प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास 16, 8 × 2 दैट इज 16, तो इसका टोटल आएगा देखो 18 ग्राम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको निकालना होता है किसी भी एक एलिमेंट का डिवाइडेड बाय होल कंपाउंड का। नाउ क्वेश्चन से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट ऑफ द फॉलोइंग। पोटेशियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट,
पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7। नाउ अभी देखो यहाँ पे आपको गिवन है K की वैल्यू ये है, Cr की वैल्यू ये है एंड ऑक्सीजन की वैल्यू ये है। दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन इफ इन केस कहीं नहीं गिवन है, वैसे तो 10th में 90% गिवन रहेगा, इफ इन केस नहीं गिवन है तो आपको इंटू 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। कहीं भी आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो आप इंटू 2 कर देना उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है, याद रखना भाई ये बात। नाउ पोटेशियम निकालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो पोटेशियम यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन इक्वल होता है कि पोटेशियम यानी कि 39, लेकिन यहाँ पे दिख कितने पोटेशियम रहे हैं मैम, 2 पोटेशियम है ना, K2Cr2O7, तो कितने पोटेशियम है यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 इंटू 39 होल डिवाइडेड बाय फाइनल का यानी कि K2, तो 39 इंटू 2 हमें करना है पहले तो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 39 इंटू 2 प्लस Cr का कितना दिया हुआ है 52, तो 52 और Cr है कितने यहाँ पे 2, तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16 और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे 7, तो इंटू 7 और इंटू यहाँ पे ऊपर जो होता है हमारा वो पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 2 18 1 कैरी 7 78 होल डिवाइडेड बाय 78 प्लस 4 104 प्लस 1 तो 8 प्लस 2 10 और 4 14 और यहाँ 7 8 9 एंड देन 2 294, इसको हम लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100, 78 डिवाइडेड बाय 294 हमारा फाइनल आया था टोटल, उसको आप लिख देना भाई। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट पूरे का K2Cr2O7 का 294, ओके। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देना आपको, फाइनल आंसर आपका आएगा कुछ 26.53। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 26.53%। क्लियर है? सिंपल क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, पूरे कंपाउंड का नीचे रखना है। क्या ये सब मास की बात हो रही है, ठीक है, उसका मास नीचे रखना है और इंटू 100 कर देना है क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। एकदम इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड है ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट में कितना है, फिर से वही चीज परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा इक्वल हो जाएगा। फॉस्फोरस फॉर्मूला आपको दिया है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहाँ पे 2 दिख रहा है और फॉस्फोरस एक का मास होता है 31, तो हम बोलेंगे 31 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय, अब कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि कैल्शियम का होता है, देखो एटॉमिक नंबर होता है 20, तो मास कितना हो जाएगा 40, तो यानी कि सिंपली 40 इंटू, लेकिन कितने कैल्शियम है 3। ये मत ध्यान देना भूलना कि जो चीजें जितने अमाउंट में गिवन है उतना ही आपको रखना है, ओके। तो इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस हमारा 31 है और इंटू 2 फॉस्फोरस के एटम्स गिवन है। नाउ ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 16 और यहाँ पे 4 2 8, 4 ऑक्सीजन नहीं है 8 ऑक्सीजन है क्योंकि बाहर भी ट्वाइस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16 और इंटू 8 और होल इंटू 100, ठीक है। यहाँ से देखते हैं भाई 2 1 2 3 2 6 62 4 3 12 120 4 3 12 120 प्लस 31 इंटू 2 62 प्लस 16 इंटू 8 4 128, तो यह आएगा आपका 10 6 7 8 9 10 एंड देन 11 एंड 310 इंटू 100, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा 20%, ठीक है। ये जीरो ने जीरो को मारा 31 2 और 2 इंटू 10 20%, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी 20%। इतना ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस चीज का पूछा है डिवाइडेड बाय फाइनल यानी कि टोटल और इंटू 100। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। अब देखो यहाँ पे कोई नई चीज पूछी गई, मास ऑफ नाइट्रोजन।
अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें परसेंटेज पूछ रहा था बार बार, राइट? अब क्या उसने बोल दिया, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। और एक चीज बोलिए कि सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम, सॉइल को भी बोल दिया कि 5 किलोग्राम है यूरिया, एक सॉइल में 5 किलोग्राम यूरिया कितनी नाइट्रोजन, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय दिस ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब दिस किलोग्राम, 5 किलोग्राम यूरिया में कितना सप्लाई किया गया। तो देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं, एन, ये आपको यूरिया का फॉर्मूला दिया है CONH2 होल ट्वाइस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कैल्शियम सॉरी कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, एन का होता है 14, और यहाँ पे है कितने एन, 2, 14 टू 28, एच कितने हैं 4, तो 4, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 6 और ये 20 हो जाएगा और ये 60, टोटल आएगा 60। तो जो हम लोग का टोटल मास आया दैट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। हम लोग सारे मास को ग्राम में लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि यार 60 ग्राम जब हमने यूरिया लिया तो वो हमको प्रोवाइड कर रहा था 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे 60 ग्राम जब हमने यूरिया लिया, टोटल 60 ग्राम था, जब हमने पूरा 60 ग्राम लिया तो कितने नाइट्रोजन है, 28 ग्राम, 14 होता है और 2 नाइट्रोजन, तो 14 इंटू 2 28। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर हम 1 ग्राम बोलेंगे तो वो 28 डिवाइडेड बाय 60 होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड यार, 10 चॉकलेट इतने किए तो 2 कितने की होंगी, ये वाला मेथड। नाउ उसने बोला 5 किलोग्राम से निकालो, तो क्या हम ये चीज बोलेंगे कि 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम में 28 डिवाइडेड बाय 60 और इंटू 5। नाउ 5 किलोग्राम, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्राम में, तो यानी कि 5000 इंटू 1000, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 में 5 इंटू 1000, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी 28 इंटू 5 इंटू 1000 एंड होल डिवाइडेड बाय 60, which will be equal to something like 23,333.33. This will be our final answer. एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। 60 ग्राम यूरिया हमको इतना नाइट्रोजन देता है, 60 ग्राम यूरिया जब हमने रखा तो वो हमको इतना नाइट्रोजन दे रहा था, तो 1 ग्राम कितना देगा, सिंपली 1 ग्राम में डिवाइड कर देते हैं, तो 5 किलोग्राम, नाउ किलोग्राम शुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्राम्स, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और फाइनल आंसर आएगा 2333.33, ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। और उसने पूछा क्या था, मास, तो यहाँ पे ग्राम लग जाएगी, यूनिट विल बी ग्राम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says calculate the percentage of the water of crystallization in washing soda. वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के परसेंटेज है। ना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी आपको गिवन है Na2CO3.10H2O, बोल रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं पहले, N का कितना होता है 14, सॉरी Na का कितना होता है 23, Na इज इक्वल्स टू 23 और Na2 है तो 23 इंटू 2 कर देंगे, C कितना होता है हमारा 12, तो 23 इंटू 2 प्लस 12, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है हमारा 16 और इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 3, इसको सबको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा वाटर का बच्चों होता है 18, कैसे आएगा, 2H है तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन क्या होता है 16 एंड 2 प्लस 16 इज योर 18 और इंटू 10 लगा हुआ है 10H2O, तो क्या हम मल्टीप्लाई करने पे 180 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, वाटर H2O का मास निकालना 18 आएगा और 10H2O बोल रहा है तो 10 इंटू 18 इज 180, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आएगा अपना 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, सो 8 एंड 10 16, देन 8 8 2 16 17 18 286, तो जो टोटल आएगा वॉशिंग सोडा वो 286 होगा, टोटल इज इक्वल्स टू 286। नाउ हमें क्या निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज, तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 18 है, राइट, और इंटू 10 तो 180, यही तो है, .10H2O बोल रहा है वो, तो 10 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई 286 और इंटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 62.94%,
This will be the final answer, 62.94%. Is it clear? Let me explain it again. पहले हमने टोटल का निकाल लिया, टोटल जो भी मॉलिक्यूलर मास आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का ये निकाला। फिर हमने जिस चीज का निकालना है, जिस चीज के बारे में बताना है, उसके बारे में निकाल लिया, यानी कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज 180, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो टोटल है इनटू 100, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साथ में, ठीक है। सो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, एंड इस टॉपिक को तो आपको भाई समझना ही समझना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क ऑन क्लास 11 एज वेल एज इट इज ऐसे ही पूरा 11th में यार तुम लोग को फिर से समझना पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी समझ लो, और अगर 11th के हो तो भी सेम वीडियो रहेगा आपका। नाउ हम लोग आज पढ़ना है अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। द टॉपिक इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So this is our today's topic. This is our today's topic. Empirical formula and molecular formula. अब बच्चों देखो, empirical formula की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है ताकि हम रेशियो बता पाए, मतलब कोई बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है हम उसको छोटा करके कैसे समझ पाएंगे, तो वो हमारा empirical formula होता है। और molecular formula तो यार molecular weight अभी तक तुम लोग इतनी बार सुन चुके हो, तुम लोग को पता चल गया होगा कि क्या होता है। फिलहाल लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी सी चीज को करने में, बड़ी से एक कोई हमारा वो लिखा हुआ है एलिमेंट, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड लिखा है, उसको हम छोटे फॉर्म में जब कर देंगे तो वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? इट इज द फॉर्मूला of a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of the element in the compound. Now what do we mean by simple whole number ratio? What is this simple whole number ratio? मैम ये लिखा तो सिंपल है लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, नहीं सिंपल ही है। सिंपल होल नंबर रेशियो का बच्चों सीधा सा मतलब होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग जो है वही। सिंपल मतलब छोटा सा, छोटे से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ना हो जो चीज। होल नंबर हमारे क्या होते हैं भाई? कौन सा नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, तो होल नंबर। और रेशियो मतलब p/q के फॉर्म में। तो जो सिंपल होल नंबर रेशियो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 या 1:2, 2:3, 1:3, 1:4, 4:5, up to 6, 7 तक नहीं जाएगा कभी भी, 6 तक बस, ठीक है। 4:5, 6 भी बहुत मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको। तो सिंपल से छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो, ठीक है, यही होते हैं हमारे सिंपल होल नंबर रेशियो। तो भाई ये जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला होता है जो कहता है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चीजें आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी हुई हैं, उसको आप छोटा छोटा करके दिखा दो अपने एम्पेरिकल फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या होता है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ग्लूकोज की बच्चों अगर आप बात करो तो ये क्या होता है? C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बायो में आप लोगों ने बात काफी बार सुनी होगी, राइट? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या यहाँ से हम कोई चीज देख पा रहे हैं जरूरी सी? हमको तो दिख रहा है यार 6 तो सब में आ रहा है, लाइक 6 का मल्टीपल, यहाँ पे 6 जो है वो सबका मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो क्या ना, राइट इट एज C से CH2O। देखो क्या हम ये बोल सकते हैं? कैसे बोला हमने? पूरे में से 2 बाहर ले लिया। सबस्क्रिप्ट में बच्चों ये सारी चीजें लिखी है, सबस्क्रिप्ट इन द फॉर्म यानी कि नीचे लिखी हुई है, H और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है 2, यानी कि उतने मॉलिक्यूल। ये सब तो आप ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल चीजें। फिलहाल इसमें से अगर हम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे मैंने 6 बाहर निकाला। तो बच्चों क्या आप देख रहे हो, अगर मैंने 6 को बाहर निकाल दिया, अब मैं 6 को अंदर ले जाऊं तो क्या ये C6H12O6 वापस से बन रहा है? यस मैम बन रहा है। तो यही होता है बच्चों हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये नहीं ये होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को छोटे से सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दे। क्या लिखा है यहाँ पे? कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, होल नंबर क्या होगा बच्चों? 1:2:1। ये क्या है? होल नंबर रेशियो है। दिस इज योर होल नंबर रेशियो।
Okay, this is a whole number ratio which is in the form of 1:2:3. भाई यहाँ पे हमने यही तो देखा 1, 2 और 1, यही है 1:2:1. तो ये हो गया हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो, SWR, सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स? आई गेस yes. Now when we talk about benzene which is C6H6, कैन वी से कि C6H6 यानी कि 6 कॉमन मैम दिख रहा है हमको, एग्जैक्टली दिख रहा है. इसका रेशियो क्या आएगा बच्चों? 1:1 यानी कि 1:1, राइट. तो क्या ये भी एक सिंपल फॉर्म में? ऑब्वियसली है. रेशियो के फॉर्म में? यस. एंड होल नंबर है? यस. इज दिस थिंग क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला जो क्या करता है, विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड. ठीक है, इन एटम्स, कितने एटम्स हैं एक एलिमेंट में, पूरे कंपाउंड को जोड़ते समय. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड. इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पे होता है, आपकी बात खत्म. अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? Okay, so next get determination of empirical formula of a compound. So I have divided it into 3 steps. You can say it कि 4 या 5 steps भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्म वाला पढ़ाया था या जो वेपर डेंसिटी पढ़ाई थी उसके बारे में जानना रहेगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको 4 या 5 स्टेप्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फिलहाल पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि जो जो चीजें गिवन है बस वो लिख दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट आपको हमेशा पता होंगे, हमेशा वो बोलेगा सोडियम इतना है, पोटेशियम इतना है, कैल्शियम इतना, ये तो वो हमेशा बोल रहा होगा. ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स हमेशा गिवन होंगे. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो गिवन है उसको लिख लेना है. ठीक, वो बोले परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो पढ़ा है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? किसी भी एक एलिमेंट का परसेंट डिवाइडेड बाय टोटल वाला इनटू 100. ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि हम लोग इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकालते हैं. यहाँ पे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू दी होगी, इस पूरे की जो ये निकाल के आएगा वो पूरा आपको यहाँ पे गिवन होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देगा कि सोडियम इज 25.5%. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझो, टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो क्या गिवन है हमें? एलिमेंट्स यहां से हम देख सकते हैं कि हमको एलिमेंट्स यहां पे गिवन है. ओके, नाउ हमको एलिमेंट्स गिवन है तो हमने एलिमेंट्स एज इट इज नोट कर लिया. सेकेंडली वो क्या बोल रहा है? हैविंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन सोडियम इज इक्वल टू दिस. देखो इसका परसेंटेज गिवन है, सल्फर का 40.51 एंड ऑक्सीजन का 30.38%. तो ये हमको परसेंटेज गिवन है. तो पहली चीज हमने क्या करी, जो जो गिवन है वो लिख लेना. इसके अलावा एक चीज और आपको हमेशा गिवन रहेगी, वो है आपका एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट, इफ इन केस एटॉमिक वेट नहीं गिवन है, यू नो कि इनटू 2 करना है. ठीक है, अगर नहीं गिवन है, वैसे 99% गिवन होगा आपको. ठीक है, तो उसके अलावा क्या बात हो गई कि हमें जो जो, तो पहला स्टेप अगर हम देखें तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पहले स्टेप में सिर्फ क्या करना है, गिवन वाली चीजें लिखनी है. जो जो चीजें गिवन है उसको एज इट इज 3 इसमें रो में और कॉलम में बना के लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने कैसे लिखा, सोडियम 29.11 और इसका एटॉमिक वेट होता है 23. सल्फर कितना गिवन था? 40.51, इसका एटॉमिक वेट 32. ऑक्सीजन 30.38% गिवन है, इसका एटॉमिक वेट 16. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टेप 1. समझ गए होंगे आप लोग. अब आता है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कहता है बच्चों? जो भी 2 चीजें होंगी उनको डिवाइड कर दो. अब 2 चीजें कैसे? हमने तो 3 चीज लिखी थी, तो क्या आप इसको कभी डिवाइड कर सकते हो? ये तो एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? तो स्टेप 2 याद रखना, बस ये सबसे छोटे तरीके से बता रहे हैं. अब हम लिखेंगे डिवाइड द फर्स्ट परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट. क्या जरूरत है इतना बताने की? सिंपल तरीका, आपने जो 2 चीजें अभी तक स्टेप 1 में लिखी हैं, क्योंकि ये तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे कि आपने लिखी है, ये तो आप जानते हो भाई, आपने एलिमेंट उठा के रख दिया. तो आपने जो भी 2 चीजें लिखी हैं उनको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से हमें डिवाइड कर देना है. क्या बोल रहा है स्टेप 2? डिवाइड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक वेट. ठीक है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है परसेंटेज ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, दोनों के. द रेशियो गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंपाउंड. अब जो रेशियो निकल के आएगा इसको आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोलो, यानी कि जितने एटम्स आपके रिलेटिव निकल के आए. ठीक है,
क्लियर है ये चीज? फिर से रिमाइंड करवाते हैं क्या बोला। स्टेप 1 में जो गिवन है वो लिख देना है। क्या क्या गिवन होगा? एलिमेंट्स गिवन होंगे, एलिमेंट्स के नाम गिवन होंगे। सेकंड आपको परसेंटेज गिवन होगा, कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट है। थर्ड आपको क्या बोलेगा? एटॉमिक वेट। ठीक है, आप कॉलम के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ये ऊपर वाले जो हेडिंग्स हैं इनको लर्न कर लेना, ठीक है या तो। ठीक है, तो थर्ड हमने क्या लिखा? एटॉमिक वेट। फोर्थ नंबर पे हम क्या करते हैं? जो भी दो चीजें उनको डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे जो भी दो चीजें उनको डिवाइड कर देंगे उनके उनके अपने अपने एटॉमिक वेट से, एंड उसको हम लिख देंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये हमने अपना चौथा कॉलम भी भर लिया। ठीक है, नाउ स्टेप 3, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट रेशियो अमंग द रिलेटिव नंबर। यानी कि पहला स्टेप यहां पे हो गया था, दूसरा स्टेप यहां पे हो गया था, तीसरे स्टेप में वो कहता है कि ये जो आपके आंसर्स आए होंगे इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला चुनो, सबसे जो छोटा नंबर आया होगा उसको चूज करो और हर एक से डिवाइड करवा दो। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो, जैसे 1.8, 1.2, 1.2 इस तरीके से, तो सबसे छोटा हमें तो 1.266 ही दिख रहा होगा। इसको सबसे डिवाइड कर देना। ये जो तीनों चीजें या चारों चीजें या पांचों चीजें, जो जो एलिमेंट दिया होगा उन सब से डिवाइड करते जाना है, उनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, क्यों ऐसा करते होंगे? क्या आपने कभी आंसर देखा है? C6H12O6 ये था हमारा। क्या आप इसको ऐसे बोलते हो कभी? C6.5 O2.8 H3 या ऐसे समथिंग लाइक? कभी भी पॉइंट्स में हम लोग कोई चीज तो बोलते ही नहीं है, तो उसको पॉइंट्स में तो लाना ही नहीं है हमें। यहां तक आपने कर लिया, उसके बाद ये बोलता है कि जब आपने डिवाइड कर लिया तो या तो आपका आंसर डायरेक्ट इजी आएगा, या तो आएगा जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1.5। 1 और 1 तो चलता है ना भाई। हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल Na था हमारे पास, S था हमारे पास, O था हमारे पास। हम इसको Na आया हमारा 1, S आया 1, लेकिन O आ गया 1.5। क्या अब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा? कभी नहीं, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ गया, और पॉइंट में हम कभी बोलते ही नहीं है इंपेरिकल फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला। आपने कभी नहीं सुना होगा C6H6 या C6.2 H5.2, ऐसे कभी नहीं सुना होगा। क्या बोलते हैं हम लोग जनरली? C6H6। तो यानी कि जो भी चीज आई है हमें होल नंबर्स में ही हमेशा लानी है, हमेशा होल नंबर्स में ही लानी है। इंटीजर या कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेके आनी है जो डेसिमल में हो। ठीक है, तो अब क्या किया जाए यार? आंसर तो हमने कर लिया लेकिन हमारा आंसर आया नहीं, 1.5 आ गया। सब कुछ करने के बाद भी 1.5 आ गया। ऐसे केसेस में आप एक ऐसा नंबर चूज करते हो, ऐसा नंबर जो पॉइंट को हटा दे और उसको नॉर्मल फॉर्म में ला दे। फॉर एग्जाम्पल 1.5। अब 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये पॉइंट से हट गया। 90% आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करने वाली चीजें मिलेंगी। कुछ केसेस होंगे जिसमें अलग होगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, देख लिया जाएगा उसको भी। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है? सिंपल चीज ये करनी है कि जो भी वैल्यू लास्ट में आ जाएगी उसमें देखना डेसिमल तो नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल इन केस आ गया तो उस डेसिमल को हटाना है आपका काम। ठीक है, यही 3 स्टेप्स, और आप बोल लो चाहे तो अब ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ऐसा तो कह नहीं सकते ये स्टेप आपको हमेशा करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ गया होता आंसर, तो क्या हम ये सब कर रहे होते? नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। इसी चल क्यों नहीं रहा यार? ओके, तो यही होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमने 3 स्टेप्स कर लिए, और चौथा स्टेप हमारा करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है। पॉइंट में आया तो कर देंगे, नहीं आया तो हम चौथा स्टेप नहीं अप्लाई करते हैं। 5th स्टेप यानी कि जो लास्ट स्टेप, जो कि स्टेप नहीं होता, सिर्फ आपने जो जो चीजें लिखी हैं उसको एक अच्छे तरीके से लिख देना है, उसको एक कंपाउंड के फॉर्म में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा Na आ गया 2, ठीक है, सल्फर आ गया 2, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया 3, तो हम इसको एज इट इज कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे Na2S2O3, एंड दिस इज आवर फाइनल इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? दिस इज आवर इंपेरिकल फॉर्मूला। एक बार फिर से समझते हैं पूरी बात जो अभी तक बताई। इंपेरिकल फॉर्मूला
इम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहे होंगे, यानी कि अगर C6H6 लिखा है तो हम इसको बोल सकते हैं CH। ये हो गया हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज को सबसे छोटे तरीके में तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटा के सिंपल फॉर्म में कर देना इज आर इंपेरिकल फॉर्मूला। नाउ टू डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला वो वी हैव 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप सेज कि जो जो गिवन है वो लिख लो, और गिवन में हमेशा क्या होगा? हमें एलिमेंट, कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट। पहले स्टेप में ये 3 चीजें लिख लेनी है, एलिमेंट, कॉम्पोजिशन परसेंटेज वाला जो होगा, और जो आपका एटॉमिक वेट होगा। पहले स्टेप में ये तीनों चीजें आप एज इट इज नोट कर दोगे। सेकंड स्टेप कहता है कि जो 2 चीजें करी हैं उनको डिवाइड कर दो। जो 2 चीजें आपने लिखी हुई हैं बगल बगल वाले कॉलम में उनको डिवाइड कर दो, यानी कि परसेंटेज वाला एंड एटॉमिक वेट वाले को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है कि जो आपने अभी भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला है उसमें सबसे छोटा नंबर लो और सबसे डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया था, ये इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो आया है इसमें से कोई एक सबसे छोटा चूज करो। चूज क्या करना है? जो सबसे छोटा होगा वही ले लो, उठा लो और उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे मतलब ये जो आए थे आपके, इन्हीं में से कोई एक सबसे छोटा चूज करो, इन्हीं सबसे डिवाइड करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या कहता है? इफ इन केस आंसर पॉइंट में आ गया, अगर ये करने के बाद अगर आंसर पॉइंट में आ गया तो पॉइंट को चेंज करो, बिना पॉइंट में उसको कन्वर्ट करो। और ये करने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 मैक्सिमम टाइम्स, या फिर आप देख लेना भाई 5.5 लगा हुआ है, अगर 1.49 आया है तो इसको 1.5 लिख देना। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2, और अगर 2.5 है तो भी आप इंटू 2, यानी कि जब 5 लास्ट में आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके आसानी से 10 ले आओगे। ठीक है, और 10 का मतलब है 0 हट गया। ठीक, तो यही काम करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज कर दी। एंड में आपको क्या करना है? जैसे जो जो नंबर आ गया रेशियो, उसको सब हर एक एलिमेंट के सामने लगा देना है उसके सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब करते हैं अपना एक क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छा पहले समझ लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये सबको पता होगा भाई। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जो भी एक, फॉर एग्जाम्पल इसी से लेते हैं C6, या फिर हम बोलते हैं एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 C6 जस्ट अ सेकेंड C6H12O6। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल। अब हम बोले इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो यही तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ, इसी को सबसे करते जाएंगे मल्टीप्लाई। एक कार्बन का कितना होता है? 12, और कितने कार्बन है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 12, तो 12 को प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है? 6, तो 16 इंटू 6 96। इन सबको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आएगा 6 7 8 9 10 10 1 कैरी 10 17 18 180, यहां पे है 180। तो अगर हम बोले मॉलिक्यूलर वेट तो यहां पे हम बोल देंगे 180। तो यही होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला। अभी हम मॉलिक्यूलर वेट बताया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं। ठीक है, तो बात एक ही हुई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो हम मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल लेंगे, कोई टेंशन की तो उसमें बात ही नहीं है, क्योंकि एक एक एलिमेंट का आपको पता है इंटू 2 करते हैं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा था? नहीं, उसने बोला C6H6 को आप CH लिख दो। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स तो है नहीं कि कितने एटम्स एक्चुअली हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि रियलिटी में इतने हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट में कितने एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट है, वही होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल। नाउ अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, अब आप लोग बहुत ध्यान से एक बात को सुनना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल रही थी अभी C6H12O6, मैंने बोलता ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जैक्टली है। हमने बोला CH2O, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है ना? है कुछ तो दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है,
क्या सिमिलैरिटी, अगर हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम वापस से ये ला सकते हैं? अगर हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम वापस ये वाला कंपाउंड में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई और कंपाउंड ले लें जिसमें ऐसी ही कोई चीज हो, फॉर एग्जाम्पल Na2H2, फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया Na2H2, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे में हम बोलेंगे NaH हो रहा है, तो क्या हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें हम वापस से यहां पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कोई भी कंपाउंड में कोई चीज हम कॉमन लेते हैं और उसको वापस से जाते हैं तो वही कंपाउंड हमारा बन जाता है ना। सिंपल सी यही बात हो रही है। तो यहीं से एक रिलेशन डेराइव होता है हमारा, जो कहता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या है? ये एक वो नंबर है जो हमने या तो बोल लो कॉमन लिया है या तो बोलो जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वही कंपाउंड बन जाएगा। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत बार ये चीज बार बार बोली जाएगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, अब देखना ये चीज फिर से यहां से समझना। चलो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इसका अभी शायद हमने निकाला था 180, है ना? इसका हमने 180 निकाला था ग्लूकोज का। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा सोचो, C12 होता है, H2 है तो 2 ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और एक ही है तो 16, तो 6 + 4 10 और ये 30 आया। देखो हमने कॉमन क्या लिया 6, क्या हम 30 इंटू 6 करके देखें क्या होता है? 180। बात समझ में आई? हमने इंटू 6 किया तो हमको ये मिल गया, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट में भी सेम काम हो रहा है, पूरा खेल सेम चल रहा है। यहां पे अगर हमने मॉलिक्यूलर वेट में भी उसी n से मल्टीप्लाई कराया तो हमें, सॉरी इंपेरिकल वेट में भी हमने n से मल्टीप्लाई कराया तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। तो एज इट इज लिख देना यहां पे, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल वेट। व्हाट इज इंपेरिकल वेट? व्हाट इज इंपेरिकल वेट? जो भी हमने यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लिया उस पूरे का वेट निकालते हैं तो इंपेरिकल वेट आ जाता है। तो चाहे आपको हम मॉलिक्यूलर वेट बोले, चाहे हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले, दोनों का ही फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक, दोनों में ही एज इट इज बात लगेगी, एज इट इज फॉर्मूला लगेगा। बस वेट एक जगह लिखा होगा और एक जगह फॉर्मूला लिखा होगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज बोलती है वेपर डेंसिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेपर डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है भाई? इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने आपको वेपर डेंसिटी कराते टाइम भी बोला था कि वेपर डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो खुद के टॉपिक से ज्यादा इन सब में आएगा। ठीक है, तो वही होगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर कहीं वेपर डेंसिटी दे देगा और बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। ठीक है, तो यहां से हमने 3 फॉर्मूला डेराइव किए, नंबर 1, नंबर 2 और ये हमारा नंबर 3। और ये तीनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही। जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कई बार क्या 100% ही इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको लगानी होगी। ठीक है, बहुत रेयर चीज होती है जब आपको कोई इनमें से नहीं देता, वो एकदम ईजी क्वेश्चन होता है। चलो भाई, तो यहां तक बात आप समझ गए होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? एलिमेंट लिखना। एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है। इज फाउंड टू कंटेन दिस परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? पहले का है 40%, सेकेंड का है 6.7% एंड थर्ड का है 53.3%। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट यानी कि एक एक का। कार्बन का होता है हमारा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आपको गिवन है, देखो यहाँ पे। ठीक है,
ये सारी चीजें हमने जो जो गिवन था, पहले स्टेप हमारा यही होता है कि जो जो गिवन है वो सब चीजें लिख लेना है। तो यहां पे हमने ये सब लिख लिया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, डिवाइड करने को। यही तो बोलता है कि जो जो आपने निकाला है उसको डिवाइड करते जाओ। 12 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम रिलेटिव वाला बोलते हैं। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 40, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 और 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 3.33 समथिंग। ठीक है। नाउ 6.7 को 1 से करेंगे तो 6.7 ही आएगा। 53.3 को डिवाइड करेंगे 16 से, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 53, फिर से 3 आएगा, 53 कैंसिल हो, समथिंग लाइक 3.33 अगेन। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो आया है इसमें सबसे छोटे वाले चीज को उठाएंगे और सबसे डिवाइड कर देंगे। यहां पे सबसे छोटा 3.33 है, तो यहां पे हम 1 बोलेंगे इसको, है ना। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.3 1 होगा। अगर हम बोले ये 6.7, क्या ये समथिंग 6.66 ही तो है। 6.7 क्या है, समथिंग 6.66, राउंड ऑफ करोगे 6.7 आएगा। तो अगर हम 3.33 इंटू 2 कर दे तो यही तो होता है, तो यानी कि ये 2 टाइम्स में जा रहा होगा। यही बात तो हो गई। हमको आसपास वाली चीजों को लेना होता है। हम 6.7 को 6.66 जैसे बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 2 से जा रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो होगा नहीं हाथ में, तो ऐसे ही निकालना है एकदम इजीली। नाउ नेक्स्ट, ये भी 1 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। लास्ट में क्या करना होता है, एट द एंड हम नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहां पे क्या क्या था, यहां पे था हमारा C, जस्ट अ सेकेंड, C H एंड O। कितने C है मैम 1, H कितने हैं 2 एंड O कितना है 1। तो क्या यहां से हमने अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वो बोल रहा है इफ वेपर डेंसिटी इज दिस, वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या कोई दिक्कत आएगी, ये हमारा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब वेपर डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सिंपल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आप बोलोगे मैम ये तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो बिल्कुल सही बात है, हम मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। अभी बताएंगे फॉर्मूला भी यही चीज होगी। भाई ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट इज 2 इंटू 30, 60। और आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमारे पास आया क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब बात को समझो, तो यहां से हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया है, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल आया है CH2O, ये आ गया। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या हम ये चीज बोलेंगे, यहां से सिंपल सी बात होगी कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है N इंटू इंपेरिकल वेट, है ना। यही तो होता है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमको N तो पता नहीं है यार, तो N पता किया जाए। N पता करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सी बात बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट तो 60 गिवन है ना, इक्वल्स टू N और इंपेरिकल वेट। यार इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, इंपेरिकल वेट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 1 इंटू 2 2, और ऑक्सीजन का 16, 30, इट इज इक्वल टू 30। नाउ हम बोलेंगे यहां पे कि ठीक है, ये आ गया हमारा 30 और n की वैल्यू आ गई, 0 से 0 गया 2, तो देखो यहां से n2 आ गया। अब देखो n आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला कि जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है हमको पता है उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। यही तो पढ़ा था अभी हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से n से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो हर जगह देखो यहाँ पे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर होगा C2H4O2। दिस इज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लिया और इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
In an organic compound, the mass percentage of CHN is this and the rest is oxygen. ठीक है, जल्दी जल्दी एलिमेंट्स लिखते हैं. ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है. पहला है आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट. सेकेंड लिखते हैं हम लोग अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन. थर्ड लिखते हैं हम लोग अपना, थर्ड कॉलम में क्या आता है हमारा, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी बोल सकते हो आप. एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट तो ये पूरे मॉलिक्यूल का तो है नहीं, एटम का वेट है. ठीक है, नाउ एटॉमिक वेट को हम ऐसे लिख लेते हैं, एटॉमिक वेट. नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड करके, रिलेटिव वाला, रिलेटिव. ठीक है, तो यहां पे हम पहले एलिमेंट लिखते हैं. कौन कौन सा है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन चलो नाम से नहीं लिखते हैं, सिंबल से लिखते हैं भाई. कार्बन, हाइड्रोजन and nitrogen and the rest is oxygen, so O. Now carbon is 40.57%. 40.57%. Hydrogen is 8.53%. Then nitrogen is 26.65%. And then रिस्पेक्टिवली रेस्ट इज ऑक्सीजन. तो अब ऑक्सीजन कितनी होगी भाई, टोटल 100 होता है और 100 में से माइनस कर देना ये पूरा, तो 40.57 प्लस 8.53 प्लस 26.65, सबको ऐड करेंगे जल्दी से. 7 10 15 1 कैरी, 10 एंड देन 6 16 1 कैरी, 8 प्लस 6 14 and plus 1 15 1 कैरी, 4 7 75.65 टोटल आ रहा 75.65. हम बोलेंगे कि यार टोटल तो 100 होता है और ये सब 75.65 है, तो हम बोलेंगे 100 में से 75.65 को माइनस करो, तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 एंड देन 9 में से 5 गया 3, एक मिनट, 9 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया इस 4, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे होगा आपका 4 एंड देन 9 में से 7 गया इस 2, 24.35, तो आएगा हमारा ऑक्सीजन 24.35%. इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ राजा वही बच्चा है जो ये करना जानता है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, उनको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी. क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं कि आपकी मैथ्स इसमें अच्छी होनी चाहिए. अदरवाइज इन क्वेश्चंस को वो बच्चा नहीं कर पाएगा जो कैलकुलेशन में गलतियां करता है, क्योंकि आपका 12th तो है नहीं, 11th या 12th में आपको कैलकुलेटर अलाउ करते हैं आईएससी में, लेकिन 10th में अलाउ तो करते नहीं है. तो आपको वो वाला मेथड अपनाना है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी उतनी ही तेज हो जितने आपकी एक्यूरेसी हो, जितना करेक्ट आप करते हो. नाउ एटॉमिक वेट की अगर बात करें, कार्बन होता है हमारा 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16. कैसे आया भाई, एटॉमिक नंबर इंटू 2, सिंपल. नाउ रिलेटिव मतलब इसको डिवाइड कर लो. नाउ 40.57 डिवाइडेड बाय 12, सो 12 1 12, 24, 12 3 36, 4 बचा, यहां पे पॉइंट लगाया, 5 लगाया, 12 3 36, देन यहां पे 15 में से 6 गया इज 9 एंड देन 2, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, तो यहाँ पर समथिंग लाइक 3.37 आएगा. अब बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, 3.37 इज इनफ. 3.37. नेक्स्ट इज 8.53 डिवाइडेड बाय 1 इज 8.53. नेक्स्ट 26.65 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 1 14, देन जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे h आया 8.5, हाँ ठीक है, तो 14 1 14 एंड देन यहाँ पे आएगा 2 1, पॉइंट लगा है, 6 कैरी लेंगे, 14 5 या 6 लाना है, 5 4 20, 2 कैरी 7, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 जाएगा ये, 14 8 तो ये समथिंग लाइक 1.8 आएगा,
1.8। नाउ 16 से करो जल्दी से, 24.35 डिवाइडेड बाय 16। देन 14 में से 6 गया इज 8 एंड यहाँ पे पॉइंट यानी कि 3 आएगा नीचे। 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 5 टाइम्स जाएगा 80, समथिंग लाइक 180, 1.5, समथिंग इक्वल टू 1.5 ये आ गया। अब क्या बोलता है, सबसे छोटे नंबर को चूज करो और सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1.5 होगा और इसको सबसे डिवाइड करो। अब 1.5 को हम 3.37 से करेंगे तो अप्रोक्स आएगी हमारी वैल्यू 2, है ना। 1.5 इंटू 2 करते हो तो 3 ही तो आता है, तो 3.3 समथिंग आ रहा होगा। अप्रोक्स लेते हुए चलना है हर बार, ठीक है। 3 आ गया। नेक्स्ट अगर 8.53 को 1.8 से करेंगे तो अप्रोक्स आएगा आपका 5, देन 1.8 तो 1.8 1 ही हो जाएगा। और देखो हमने 1.5 लिया है तो 1.8 डिवाइडेड बाय 1.5, अब ये समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो हमको कंसिडर ही नहीं करना, हम सीधा बोलेंगे 1। इज इट क्लियर? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये गलत बात क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत ही बात है ना। हम गलत बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज पॉइंट में नहीं लानी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि C6 H 2.2 O 7.8, ये गलत बात है, ये चीज गलत हो जाएगी। हमें एक्यूरेसी चेक नहीं करना, हमें आसपास के चेक करना है, ठीक है। जितना हमारा अप्रोक्स आएगा, एक्यूरेसी से ज्यादा अप्रोक्स वैल्यू को हमें फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा एज इट इज, ठीक। तो 1.2 को आप 1 बोल सकते हो, 1.6 को आप 1.5 बोल लेना, अप्रोक्स चीजें लेते हुए चलना, ठीक है। अब भाई 1.2 आ रहा है तो हम 1.2 को बोल देंगे 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, जब हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था तो यहां पे हमारी वैल्यू 6.7 थी, हमने 6.6 मान ली। भाई 6.7 को हम 6.66 बोल तो सकते हैं, बात तो 6.7, क्या हम 6.6 बोले या 6.7 बोले, क्या फर्क है? अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? भाई इसको राउंड ऑफ करोगे तो यही तो आएगा 6.67 या 6.7 सॉरी। तो इसको हमने इसलिए बोला ताकि हमको कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो एज इट इज यहाँ पे हमने अप्रॉक्स वैल्यू, ये नियरली होती है, नियरली हमने वैल्यू अपनी ले ली। अब देखो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें अपने यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, देखो एंड में लिख देते हैं C2H5N and O। दिस इज आर इंपेरिकल फॉर्मूला। C2H5 और ये NO जो लिखा है ये भी कैपिटल में होगा, C2H5NO। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला था उसने निकालने को, देखते हैं। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 59, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला था, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है ना। अब आ जाएगा आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला में तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 59। व्हाट इज मोलर मास? उसने बोला मोलर मास, तो ये जो मोलर मास है ना, यही तो होता है मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो, मॉलिक्यूलर वेट, और ये आपको दिया हुआ इक्वल्स टू 59। अब क्या फॉर्मूला याद आएगा तुरंत? वेट का वेट से रहता है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे यहां से कि हमारा इंपेरिकल वेट, हमारा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल वेट, राइट। n इंटू इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट उसने बोल दिया 59, n हमको पता नहीं, n ही तो निकालना है, n पता चल जाएगा तो इस पे रख के हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो हमने n रखा। इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल वेट में क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। C2H5NO, चलो करते हैं जल्दी से। C2 यानी कि 12 होता है और 2 है तो 24 हो जाएगा। H5 तो 5 ही रहेगा। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहां पे क्या होगा हमारा 6 और प्लस 4 10 और ये 9 19, 2 3 4 5 59, ये 59 आ गया। तो यहाँ पे हम इनटू इंपेरिकल वेट की जगह 59 रख देंगे। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि ये जो भी निकाला है इसको इरेज करते हैं, यहां से इसको इरेज। C2H5NO आया था, ठीक है, याद रखना हमारा आंसर आया था C2H5NO।
ये हमारा आंसर आया था। अब हमको n की वैल्यू पता चल गई, अब क्या किसी को कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी यार। यहां पे क्या कर देंगे हम, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई अच्छे कलर से लिखते हैं, चलो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, हमें निकालना है n की वैल्यू हमारी आई है 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, C2H5NO। तो यानी कि क्या यही हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाएगा? भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो हम बोलेंगे आंसर इज C2H5NO एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? पहले आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, नेक्स्ट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक रास्ता दिया होगा। रास्ता दिया होगा मतलब कोई ना कोई एक चीज दी होगी, ईदर दे विल गिव यू द मॉलिक्यूलर वेट और दे विल गिव यू द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी देंगे तो एक स्टेप यार और बढ़ा देना, वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देना, तो मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंच जाओगे। और जहां मॉलिक्यूलर वेट आपको समझ में आ गया, इंपेरिकल वेट तक पहुंचोगे और दोनों को मिला के एक वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क and you have to comment down the answer. Okay? इसका आंसर आप कमेंट में बताना क्या आया है। That's it for today. Bye bye. Take care. Keep studying.